तो इतिहास में आज बात एक नगर के बसने की, जिसे रीवा कहा जाता है। रीवा जो आज मध्य प्रदेश के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में से एक है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें, एयरपोर्ट और फ्लाईओवर आज इस शहर के विकास में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 500 साल पहले रीवा कैसा था? ये कब बसा और इसे किसने बसाया? तो आइए चलते हैं रीवा के इतिहास की यात्रा पर। मध्यकाल में आज के पूरे रीवा पठार क्षेत्र में कोई भी नगर या गढ़ नहीं थे। इसका कारण था देश में तुर्कों का आगमन। हिंदू राजे रजवाड़े सुरक्षात्मक और रणनीतिक कारणों से ऊंची पहाड़ियों में बने दुर्गों में रहा करते थे। इसीलिए उस समय यहां पूरे क्षेत्र में किसी बड़े नगर की बसाहट नहीं मिलती है, बल्कि कालिंजर, चुनार और बांधवगढ़ इत्यादि बड़े और सुदृढ़ दुर्ग मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, नगर यहां नहीं बसे थे। रीवा से 15-20 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा पर स्थित गुर्गी में प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन वो कलचुरी युग की बात है। पठार में स्थित ये रीवा नगर का क्षेत्र लगभग 500 साल पहले प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। दूर दूर तक फैले घास के मैदान और वन प्रांतर यहां फैले हुए थे, जिनमें महुआ, जामुन, छिहुला, पलाश और अमलतास के सदाबहार वृक्ष लहराते रहते थे। तब इन क्षेत्रों में ज्यादातर कोल जनजाति के लोग ही रहा करते थे, जो शिकार, कृषि और वनोपज पर आश्रित थे। उस समय नमक बहुत कीमती और दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। राजा हो या रंक, नमक किसी के लिए सुलभ नहीं था। नमक, जिसे संस्कृत में लवण और देशज भाषाओं में लोन या नोन कहा जाता है, इसका व्यापार लमाना जाति के लोग किया करते थे, जो सिंध, राजपूताना और गुजरात से नमक लाते थे और इन क्षेत्रों में बेचते थे। बेचने से तात्पर्य केवल पैसे से बस बेचना नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में प्रचलित विपणन प्रणाली से है, जिसमें नकद पैसे की जगह वस्तुओं का भी विनिमय हुआ करता था। इन्हीं लंबी लंबी यात्राओं के दौरान लमाने जब इन क्षेत्रों में आते तो वो 3 नदियों के मध्य स्थित इस भूमि पर ठहरते और सुस्ताते थे। ये रीवा का क्षेत्र तब बीहर, बिछिया और झिरिया नदियों की जलधाराओं से विपलित रहता था। घास के मैदान और ऊंचे छायादार वृक्षों से यह क्षेत्र आच्छादित हुआ करता था। लमानों के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था, क्योंकि जानवरों के लिए यहाँ घास, छाया और पानी खूब था। 3 नदियों के द्वीपनुमा भूमि पर स्थित होने के कारण यह सुरक्षित भी था और आसपास की जनजातीय लोगों से अनाज और वनोपज की चीजें भी आसानी से मिल जाया करती थी। इसीलिए लमाने यहाँ जो एक बार रुके तो बस रुकते ही गए। चूंकि लमाना घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे, देश भर में भ्रमण और देसावरी करते रहते थे, इसलिए वो धीरे धीरे नमक के साथ ही देश भर से और भी कई चीजें लाते थे और यहाँ से अनाज और वनोपज की चीजें लेकर जाते थे। लमानों के आने जाने के कारण नमक और गुड़ जैसी जरूरत की चीजें लेने के लिए यहाँ लोग आने लगे और धीरे धीरे इसने छोटी सी बाजारिया का रूप धारण कर लिया और नमक और गुड़ की मंडी के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इसे रीमा मंडी के नाम से जाना जाने लगा। रीवा के प्रसिद्ध विद्वान कुंवर रविरंजन सिंह की किताब रीवा तब और अब के अनुसार यायावर प्रकृति के लमानों ने धीरे धीरे यहाँ अपने लिए आवास और अपनी देवताओं के लिए देवालय बनवाना भी शुरू कर दिया। लमानों द्वारा निर्मित देवालय 2 मंजिला हुआ करते थे, जिन्हें मड़फा कहा जाता था। लेकिन लमाने देवालयों की दूसरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनवाते थे, क्योंकि लमाने यहाँ गुप्त शब्द युक्त बीजक छुपा कर रखते थे। बीजक में अंकित हुआ करते थे उनके खजानों के नक्शे, जिन तक पहुंचने के लिए इन बीजकों को सुलझाना पड़ता था। रीवा के सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय शिवलिंग की स्थापना भी इन्हीं लमानों ने मड़फा बना के की थी। बाद में राजा भाव सिंह के जमाने में गुम्बदनुमा मंदिर का निर्माण कराया गया था। 1539 और 40 की बात है। मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के मध्य बिहार के बक्सर के निकट चौसा के मैदानों में संघर्ष हो रहा था, जिसमें अफगानों ने मुगलों को करारी शिकस्त दी। मुगल बादशाह हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए बढ़ी हुई गंगा में कूद गया और एक भिश्ती की मदद से अपनी जान बचा सका। लेकिन शेर शाह सूरी की सेना
हुमायूं के पीछे पड़ी ही रहीं। तब भागते हुए हुमायूं की मदद की गहोरा के बघेला राजा वीरभानु ने। उन्होंने गंगा पार करने के लिए नावों का इंतजाम करवाया, खाने पीने का प्रबंध किया गया और आगे की यात्रा के लिए घोड़े भी उपलब्ध करवाए। इसकी पुष्टि गुलबदन बेगम कृति हुमायूंनामा से भी होती है। चूंकि राजा वीरभानु ने चौसा के युद्ध से भाग रहे हुमायूं को अरेल घाट में गंगा नदी पार करने में मदद की थी और उसे उसके परिवार के साथ उसे शरण भी दी थी, इसलिए वीरभानु से खार खाए शेर शाह ने दिल्ली में खुद स्थापित करने, हुमायूं को फारस खदेड़ने और मारवाड़ के राजा मालदेव को पराजित करने के बाद गहोरा की तरफ बढ़ा। गहोरा में खुद को असुरक्षित जानकर वीरभानु ने निकट ही चंदेलों के अजेय दुर्ग कालिंजर में शरण ली, लेकिन शेर शाह ने वहां भी वीरभानु का पीछा न छोड़ा। कालिंजर पर भी शेर शाह के आक्रमण को जान वीरभानु अपने परिवार सहित सुदूर दक्षिण स्थित बांधवगढ़ के दुर्ग में चले गए। वीरभानु को आश्रय देने वाले चंदेल राजा कीर्ति सिंह के विरुद्ध कालिंजर पर घेरा डालने के बाद उसने अपने पुत्र सलीम शाह को बघेल राजा का दमन करने के लिए भेजा। कालिंजर से चलकर सलीम शाह रीवा पठार के क्षेत्रों में आया। यहां पर उसे रीमा मंडी के बारे में पता चला, जहां लमानों और अन्य व्यापारियों ने पठार के मध्य में होने नदियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण इसे विपणन केंद्र बना रखा था। चूंकि यह स्थान बघेलों के दोनों नगरों बांधवगढ़ और गहोरा के मध्य में स्थित था, इसलिए सलीम शाह ने इस स्थान को उपयुक्त जान एक गढ़ी का निर्माण करवाया और यहीं रहने लगा। इस बीच कालिंजर में एक दुर्घटना घटी, जिसके बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की बात सुनकर सलीम शाह दिल्ली की तरफ चला गया और इस्लाम शाह नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और वो फिर यहां कभी लौटकर नहीं आया। यहां पर पहले की ही तरह लमाने और व्यापारी आते जाते रहे और मंडी चलती रही, लेकिन फिर भी स्थायी निवास किसी ने यहां पर नहीं बनवाया। अब इधर इस घटना के कुछ 50 साल बीते होंगे, यहां पर बघेला वंश के राजा रामचंद्र शासन कर रहे थे, लेकिन 1592 में राजा रामचंद्र की बांधवगढ़ में मृत्यु हो गई। युवराज वीरभद्र तब मुगल राजधानी फतेहपुर सीकरी में थे। पिता की मृत्यु का समाचार सुन वीरभद्र वहां से बांधवगढ़ की तरफ चले, लेकिन रास्ते में ही बरौंधा के पास सोन नदी को पार करते समय उनकी पालकी टूट गई, जिसके कारण उन्हें बहुत ही गंभीर चोटें आईं। बांधवगढ़ पहुंचकर उन्होंने किसी तरह राजकाज संभाला, लेकिन चोटें घातक थीं, इसलिए 1593 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके 2 पुत्र थे। पहले थे विक्रमादित्य या विक्रमाजीत, जिनका जन्म बीकानेर वाली राठौरिन रानी से हुआ था, जबकि दूसरे थे जुर्योधन या दुर्योधन, जिनका नाम राजा वीरभद्र की भितरहाई एक मुसलमान स्त्री से हुआ था। दुर्योधन विक्रमादित्य से बड़े थे, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक नियमों के अनुसार राजा की वैध संतान नहीं थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी स्वार्थवश उन्हें राजा बनाना चाहते थे। इसलिए राजपूत सरदारों ने जल्दी से राज्य के बुजुर्ग और संरक्षक यमुनी भान के नेतृत्व में विक्रमादित्य को अपना राजा घोषित कर दिया, लेकिन उस समय के नियमों के अनुसार राजा बनने से पहले बादशाह की अनुमति लेना आवश्यक हुआ करता था, जो नहीं ली गई। इसलिए मुगल बादशाह अकबर ने इस कृत्य को बघेलों द्वारा विद्रोह मानते हुए त्रिपुरदास खत्री, जिनका नाम कहीं कहीं पात्रदास भी मिलता है, उनके नेतृत्व में एक फौज बांधवगढ़ अभियान पर भेजी। त्रिपुरदास ने बांधवगढ़ दुर्ग की घेराबंदी डाल दी और 8 माह 5 दिनों के बाद यह दुर्ग मुगलों के अधिकार में हो गया। अकबर ने इस्माइल खान नाम के एक मुगल सरदार को बांधवगढ़ भेजकर विक्रमादित्य को फतेहपुर बुलवा लिया और त्रिपुरदास खत्री को बांधवगढ़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। फतेहपुर में रहते हुए विक्रमादित्य बंधन में महसूस करते, इसलिए वो वहां से निकल भागे, जिसके कारण उन्हें मुगलों द्वारा बागी घोषित कर दिया गया। अकबर को न जाने क्या सोची, उसने 1602 में दुर्योधन को बांधवगढ़ का राजा बना दिया। लेकिन जैसा कि राजपूतों और हिंदुओं में प्रथा थी, विजातीय स्त्री से उत्पन्न पुत्र को राजा नहीं माना जाता था, इसलिए दुर्योधन को भी यहां राजा नहीं माना गया, जिसके बाद फिर से मुगलों का प्रशासन बांधवगढ़ में स्थापित हो गया और दुर्योधन उधर सीकरी में ही बस गए। इधर 1605 में अकबर के देहांत के बाद जहांगीर बादशाह बने। विक्रमादित्य चूंकि बीकानेर के भांजे थे और उनका ब्याह आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह की लड़की से हुआ था,
इसीलिए उनकी सिफारिशों पर विक्रमादित्य को बांधवगढ़ तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में स्थित रीमा मुकुंदपुर की 18 परगनों की जागीर गई। बहुत संभव था विक्रमादित्य ने मुकुंदपुर को अपने निवास के लिए चुना। इसकी पुष्टि राजस्थानी भाषा के कतिपय ग्रंथों से भी होती है। फतेहपुर से आने के बाद विक्रमादित्य ने मुकुंदपुर को अपना निवास बनाया, लेकिन उनके मन में बांधवगढ़ का राज्य न मिलना हमेशा मन में सालता रहता था। इसलिए उन्होंने बांधवगढ़ पर अधिकार करने का निश्चय किया और बांधवगढ़ पर चढ़ाई कर दी। विक्रमादित्य के विद्रोह की खबर जब जहांगीर को लगी तो उसने महासिंह कछवाहा को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। महासिंह बांधवगढ़ पर कब्जे में सफल रहे, जिसके बाद जहांगीर ने विक्रमादित्य की रीमा मुकुंदपुर की जागीर महासिंह कछवाहा को दे दी। लेकिन कुछ समय बाद विक्रमादित्य शहजादे खुर्रम के माध्यम से मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जिसके बाद रीमा मुकुंदपुर की जागीर फिर से विक्रमादित्य को दे दी गई। इस बात की पुष्टि जहांगीर द्वारा रचित तुजुक ए जहांगीरी से भी होती है, जिसमें जहांगीर ने लिखा है, आज रीवा का राजा आया, उसका कसूर माफ हुआ। यह बात है 1617 की। रीमा मुकुंदपुर जागीर को फिर से प्राप्त कर लेने के बाद विक्रमादित्य ने इस मुकुंदपुर की जगह रीवा को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। रीवा, जो तब रीमा मंडी के नाम से जाना जाता था। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने यहाँ एक किले की नींव डाली थी और कुछ माह यहाँ रहा भी था, लेकिन इस बात को लगभग 60 साल बीत चुके थे। रीवा तब रीमा मंडी के नाम का एक संरक्षित गांव हुआ करता था। विक्रमादित्य ने सलीम शाह द्वारा तामीर करवाई गई गढ़ी को विस्तृत करवाया और अपने निवास के लिए बनवाया। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ परकोटे का निर्माण करवाया गया। उनके साथ आए कुछ लोगों ने भी परकोटे के आसपास अपने निवास के लिए स्थान बनाया, जिसके कारण इस मंडी ने एक नगर का रूप धरना प्रारंभ कर दिया। इस तरह बहुत सालों बाद इतिहास में पहली बार रीवा स्थायी तौर पर बसा, जिसे बसाए जाने का श्रेय राजा विक्रमादित्य को जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है, इस रीवा नाम के स्थान की खोज की घुमक्कड़ लमानों ने, जबकि यहाँ किले की नींव डाली इस्लाम शाह ने और फिर 1618 में राजा विक्रमादित्य ने किले का विस्तार करवाया, लोगों को बसाया, जिसके बाद ही रीवा ने एक नगर का स्वरूप लेना प्रारंभ किया। तो ये कहानी थी रीवा नगर के बसने की। अगले वीडियो में हम जानेंगे रीवा का नाम रीवा क्यों पड़ा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। रीवा के इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के साथ।